इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप देख रहे हैं। जैसा कि प्रतियोगिता परीक्षा में नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम आपको करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव डाली गई। लेकिन इसकी पूर्ववर्ती संस्था जो थी आपको लीग ऑफ नेशन थी। आपको शायद पता होगा कि इसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र संघ। तो सबसे पहले जो था आपका ये राष्ट्र संघ था और ये बना था 1920 में। अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, ये थोड़ा जानने की आवश्यकता। तो ध्यान रखेंगे, पहले पता था कि पृथ्वी चपटी है और आसपास के क्षेत्रों में हम जाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन कंपास के खोज हो जाने से, यानी दिशा सूचक यंत्र के यू आकार के जहाज मिल जाने से, जिसे समुद्र में डूबा नहीं जा सकता है, समुद्री यात्रा करना बहुत आसान हो गया और आसानी से दूर दराज के क्षेत्रों तक हम जा सकते थे। जब लोग यात्रा किए तो निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि पृथ्वी गोल है और हम कहीं के कहीं जा सकते हैं। अब जब विश्व में लोग जाने लगे तो मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। अब जब मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होता है तो निश्चित ही अगर किसी प्रकार का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ तो फिर मनुष्य एक जानवर हो जाएगा। यदि मनुष्य का शोषण करने लगे, यदि मनुष्य को नुकसान पहुंचाने लगे तो वह मनुष्य नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को शोषण न करे, इसके लिए बेहद जरूरी है विधि का होना, कानून का होना। और यह विधि और कानून तभी होगा जब एक से अधिक लोग मिलकर उस विधि का निर्माण करें, उस कानून का निर्माण करें। और विधि और कानून जब स्थानीय स्तर पर हो तो उसे स्थानीय कानून, राष्ट्रीय स्तर पर हो तो राष्ट्रीय कानून, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। अब शायद आपको पता होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून हो या राष्ट्रीय कानून हो या फिर आपके स्थानीय कानून हो, उस कानून को संचालित करने के लिए एक अभिकरण की आवश्यकता होती है। और अगर कोई भी संगठन ऐसा नहीं है तो उसे ईमानदारी से लागू नहीं किया जा सकता है। उसी को ईमानदारी से लागू करने के लिए विश्व में सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात कही थी वे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि एक अंतर्राष्ट्रीय संसद होना चाहिए। और सुनिए, इनका परिकल्पना कब आया था? 1833 में, जब ऑलरेडी वो लंदन में थे। अब सोचिए कि 1833 में उनका विचार आता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, जिसको उन्होंने इंटरनेशनल पार्लियामेंट कहा था। लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तय हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता होगा डेट 1914 से लेकर और 1918 के बीच में। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी दौरान एक सबसे बड़ी चीजें उभर कर आई कि विश्व युद्ध से कोई फायदा नहीं है, इसमें बड़े पैमाने पर लोग मरते हैं, तो इसे रोकने के लिए अभिकरण होना चाहिए। और इस प्रकार आपको लीग ऑफ नेशन अर्थात राष्ट्र संघ की नींव डाल दी गई। लेकिन राष्ट्र संघ जब बना था तो इसका मुख्यालय रखा गया था वेस्ट मिनिस्टर हॉल। इसका मुख्यालय क्या था? वेस्ट मिनिस्टर हॉल।
वेस्टमिनिस्टर हॉल कहाँ है? हाँ, कहीं जूम करके दिखाते रहिएगा, खाली हाथ अस्थिर मत रखिएगा, ठीक है। तो वेस्टमिनिस्टर हॉल लंदन में जो है इसका मुख्यालय रखा गया। अब ध्यान देंगे, ये तो बन गया, लेकिन अमेरिका स्वयं इससे अलग हाथ खींचने लगा। कारण था, अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहते हैं, भारत को संसद कहते हैं, सब अलग अलग, कहीं मजलिस कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं। तो अमेरिका इससे हाथ खींच लिया और धीरे धीरे जो था लंदन भी इससे हाथ खींचने लगा। जापान तो इससे अलग ही हट गया, क्योंकि फ्रांस की मोनोपोली हो गई थी और ऐसी स्थिति में फ्रांस अपने आप को समझ रहा था कि मेरे चलते ये सब हो रहा है। ऐसी स्थिति में जर्मनी जो दबाया गया था धीरे धीरे शक्तिशाली होते गया और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार आपको 1939 से 1945 के बीच में हुआ। आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हुआ इसी दौरान आपको 1941 में, ध्यान रखेंगे, ये अटलांटिक चार्टर पर साइन हुआ। अटलांटिक महासागर में दो व्यक्ति जुटे थे, आपको बता रहा हूं, ये महासागर था। एक थे आपके अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति था चर्चिल, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ठीक है। साथ साथ लिखते भी चलिएगा आप लोग, आप समझ रहे हैं कि आपको अलग से फिर लिखाएंगे जी ना, आप इसी के साथ साथ लिखते चलिए। तो चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और ये यूएसए के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, इन्हीं के बीच जो है बैठक हुई। ऐसे ध्यान रखिएगा, इस क्यों आखिर ये 1939 में नहीं आया, इन्होंने क्यों 1941 में ही इसकी चर्चा की, तो इसके पीछे भी कारण है, ध्यान रखेंगे। इसी समय में एक 1941 में लंदन घोषणा पत्र हुआ था, ये भी कुछ माना जाता है उत्तरदायी, लंदन घोषणा पत्र, ठीक है। तो इस ढंग से लंदन घोषणा पत्र हो सकता है, या फिर ये दोनों का योगदान है, अटलांटिक चार्टर का भी और लंदन घोषणा पत्र का। तो हुआ क्या था कि जापान सैन्यवाद अपनाया था 1902 से, और 1902 से सैन्यवाद अपनाने के कारण जापान जो है आपका बहुत शक्तिशाली हो गया था। वहां के सारे लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता। अब चूंकि विश्व पर कब्जा ब्रिटेन का था, फ्रांस का था, स्पेन का था, और चाहता था जापान भी कि अपने प्रोडक्ट को हम विश्व बाजार में बेच सके। बेचने के लिए उपनिवेश के कारण कोई जगह नहीं थी। अंततः जापान जो है यूएन लीग ऑफ नेशन के मेंबरशिप से अलग हटकर और आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसके साथ जर्मनी भी जो है ऐसा कर दिया। अब इसके पीछे दो कारण थे, क्योंकि फ्रांस यूरोप में भी चाहते थे विस्तार करना और साथ ही साथ चाहते थे एशिया में भी विस्तार करना। चूंकि जापान शक्तिशाली था, समझा कि मित्र सेना के साथ अमेरिका है, क्यों नहीं अमेरिका पर हमला कर दिया जाए। तो प्रशांत महासागर में एक पर्ल हार्बर करके जगह है, जहां पर अमेरिका के बहुत सारे नौसैनिक अड्डा था, वहां पर बम्बार्डमेंट कर दिया। उस बम्बार्डमेंट से बहुत सारे अमेरिकी सैनिक मारे गए। अंततः अमेरिका जो है कहा स्पष्टतः ब्रिटेन को दो बातें कही। ये अटलांटिक चार्टर से कहा कि भारतीय सैनिकों का समर्थन लो, जो देखे होंगे 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। और दूसरा कहा कि जो लीग ऑफ नेशन है उसको शक्तिशाली बनाया जाए और तब जाके हमारा यूएनओ मजबूत होगा। ये काम हुआ भी, और ऐसी स्थिति में जबरदस्त जो है अभियान चला। लंदन भी ये घोषणा पत्र हो ही चुका था, और यहाँ भी जो है आपके रूजवेल्ट एकदम एग्रेसिव थे, चर्चिल भी इसके लिए तैयार थे, ठीक है। अब जब इतना काम हो गया तो फिर क्या था, अलग अलग बैठक करके और फिर यूएनओ को आगे बढ़ाने का काम था। तो बैठक होते रहा और फिर अलग अलग देशों के विचार को भी इसमें जाना गया
ऐसा नहीं कि रसिया के विचार को नहीं जाना गया, लेकिन अब हुआ क्या कि 9 अगस्त और 6 अगस्त आप लोग पढ़े ही होंगे। ये जो है आपको 1945, यह क्रमशः हिरोशिमा पर और नागासाकी पर 2 बम गिरा। हिरोशिमा और नागासाकी। अब जो परमाणु बम गिरा तो अमेरिका की स्थिति क्या हो गई? बहुत मजबूत हो गई। पूरा विश्व इससे डरने लगा कि भैया ये काफी मजबूत हो चुका है अमेरिका। अब अमेरिका कहा कि हम अगर यूएनओ बनाते हैं तो इसका मुख्यालय अब वेस्टमिनिस्टर हॉल न होकर न्यूयॉर्क होगा। और इस तरीके से जब इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, यानी ये अगस्त के बाद अक्टूबर आता है तो पता होगा आप लोगों को, तो इसका मुख्यालय रखा गया न्यूयॉर्क। अब थोड़ा सा विवाद हुआ था, आपको न्यूयॉर्क पता होगा कि यूएसए में है, ठीक है, और मैनहट्टन द्वीप पर है। कौन सा द्वीप है ये? मैनहट्टन द्वीप। और पता है इसकी बिल्डिंग कितनी है? 39 मंजिला है। कितना मंजिला है? 39 मंजिला इसका मकान है। यूएनओ का जो मुख्यालय है उसमें मैनहट्टन द्वीप है, 39 मंजिला है ये। और वहीं पर जो है कहा कि इसका कार्यालय होगा। ब्रिटेन इस पर विवाद करने लगा, लेकिन अंततः जो है पहली बैठक, आश्चर्य करेंगे इसको, यानी यूएनओ की पहली बैठक जो हुई है स्थापना के बाद, ये 10 फरवरी 1946 को लंदन में ही हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। यानी अभी भी अपने आप को लंदन कहता था कि नहीं, कार्यालय मेरे पास ही रहेगा। लेकिन चूंकि अमेरिका ताकतवर था, 2 परमाणु बम गिरा चुका था, ब्रिटेन कमजोर हो गया था, अंततः अमेरिका के सामने इसकी एक चलने वाली नहीं थी। अतः यहाँ के वेस्टमिनिस्टर हॉल के सारे स्टाफ को, ये जो वेस्टमिनिस्टर हॉल था इसका, ये लंदन में था, वेस्टमिनिस्टर हॉल, इनके सारे स्टाफ को यहाँ भेज दिया गया, यानी न्यूयॉर्क भेज दिया गया, मैनहट्टन द्वीप पर। और हुआ कि लीग ऑफ नेशन के सारे कर्मचारी यूएनओ के कर्मचारी हो जाएंगे। क्लियर? लीग ऑफ नेशन के कर्मचारी किसके कर्मचारी हो जाएंगे? हाँ, यूएनओ के। न्यूयॉर्क के नहीं, न्यूयॉर्क की जगह का नाम है। तो लीग ऑफ नेशन के कर्मचारी किसके हो जाएंगे? यूएनओ के कर्मचारी हो जाएंगे। और फिर 1950 तक सारा का सारा अभिकरण चला गया। अब आपको ये भी पता होगा कि यूएनओ में कुल 6 अभिकरण है। अब जो 6 अभिकरण है उनमें से एक ट्रस्टीशिप जो है उतना अब एक्टिव नहीं रहा है, बाकी सारे अभिकरण एक्टिव है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके 6 अभिकरण है, ठीक है। इसकी अपनी भाषाएं भी है, आपको पता होगा, अरबी वगैरह सब स्वीकार किया गया है। तो अंग्रेजी है, फ्रेंच है, मंदारन है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ 6 जो अभिकरण है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे किसी भी अभिकरण के लिए क्या होना चाहिए? सचिवालय होना चाहिए। सचिवालय होगा तो उसके लिए क्या होना चाहिए? महासभा होना चाहिए, जिसको जनरल असेंबली कहते हैं। उसके बाद इसके लिए सुरक्षा परिषद होना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण यही है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 5 + 10 मेंबर होते हैं, यही मेन काम करते हैं। ठीक इसी ढंग से आपका ट्रस्टीशिप इसके अंतर्गत होता है, ठीक है। ट्रस्टीशिप का हिंदी में अर्थ होता है, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, न्यास परिषद। न्यास परिषद जो विश्व के कुछ धरोहर चीजें होती है उसको अपने पास रखता है। और इस ढंग से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ठीक इसी ढंग से इसका महासभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप हो गया। एक और है, हाँ, आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक
परिषद। तो इस ढंग से आपके इसके 6 अभिकरण कुल होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका सुरक्षा परिषद है। अब ये ध्यान देने की बात है कि इसकी बैठक अकस्मात कभी भी बुलाई जा सकती है, बैठक में कोई रोक नहीं है, लेकिन इसकी बैठक ऑलरेडी हर बार 24 अक्टूबर को यानी वर्ष में एक बार बुलाई जाती है, लेकिन जरूरत पड़ा तो सूचना देकर त्वरित भी इसकी बैठक बुलाई जा सकती है। यह जो है समस्त विश्व में युद्ध को रोकता है, समानता के साथ विकास को महत्व देता है, लेकिन दो देशों के परस्पर जो युद्ध है उसके मुद्दे को नहीं उठाया जाता। बड़े स्तर के मुद्दे हैं तभी उठाए जाएंगे। सामान्यतः यूएन हस्तक्षेप किसी दूसरे देश की राजनीति में नहीं करता, लेकिन जहां उसके मानवता का खंडन है, जहां पर किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस स्थिति में सुरक्षा परिषद निर्णय लेती है, उनके खिलाफ काम किया जाता है। तो ये जो होते हैं 5 जो अस्थायी मेंबर है, इनको वीटो का अधिकार है, और ये जो है इन्हें हर 2 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है, उसके बाद इनको फिर चुनाव में जाना पड़ता है। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मात्र 15 है और एक का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। एक एक अभिकरण करके हम फिर चर्चा करेंगे आपके बीच में। तब तक नमस्कार।